हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत मेरे चैनल पे। आज हम रे ऑप्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस की सीरीज ले रहे हैं, जिसमें अपन 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि कुछ जेईई मेन में पूछे गए हैं, कुछ जेईई एडवांस में, और उस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस भी रहते हैं। अब जेईई एडवांस के क्वेश्चन रिवीजन हो सकते हैं मेंस में, और मेंस के क्वेश्चन रिवाइज हो सकते हैं नीट के अंदर। तो आप सही से देखें ऐसे क्वेश्चंस को और मिलकर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ए बैलून इज राइजिंग अप along the axis of a concave mirror। एक concave mirror दे रखा है और उसके ऑब्जेक्ट, मान लो एक बैलून ऑब्जेक्ट है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 मीटर। concave mirror का रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैलून एट ए हाइट 15 मीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से जब बैलून 15 मीटर पे होता है तब एक बॉल ड्रॉप की जाती है। किससे? बैलून से। और बैलून 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है। ठीक है। When the balloon has velocity 20 meter per second, find the speed of image of the ball formed by concave mirror after 4 seconds। 4 सेकंड के बाद जो इमेज की पोजीशन होगी उसकी वेलोसिटी पता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अपन डायग्राम बना के सोल्व करते हैं और फील आएगी आपको बढ़िया से। देखो क्वेश्चन को क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, एक हमारे पास कॉन्केव मिरर है, ठीक, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 मीटर। इसका मतलब फोकल लेंथ कितना होगा? इसका फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2, यानी 10 मीटर। मीटर में दे रखा है तो मीटर, सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर, जो भी दे रखा है। ये मान लेते हैं इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। एक बैलून जो है वो यहां पर है, यानी ये वाला सेपरेशन 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर है, 20 मीटर, 20 मीटर, तो जो भी है आपका क्वेश्चन में दे रखा है जो भी है। अब यहां से जब बैलून ये 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था, 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था, इसी इंस्टेंट पे एक बॉल ड्रॉप की गई। तो ऐसे क्वेश्चन आपने काइनेमेटिक्स में किए होंगे 1D मोशन में। कैसे? देखो कि आपके पास एक बैलून ऊपर जा रहा हो 20 मीटर पर सेकंड से, और आपने एक बॉल ड्रॉप कर दी। बॉल ड्रॉप करने का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। अब तुम बताओ, ऊपर की तरफ कोई बैलून जा रहा है या कोई भी चीज जा रही है, उसके अंदर से कोई बॉल ड्रॉप करते हैं, क्या वो बॉल नीचे की तरफ आता है? क्या बॉल नीचे की तरफ आएगा? क्या नहीं। बॉल पहले जब किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो वो उसके साथ ही मूव करता है जिसके साथ जो जिस चीज से छोड़ा गया है। जैसे बैलून से बॉल को छोड़ा गया है तो बॉल, बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है तो बॉल नीचे की तरफ नहीं जाएगी, कुछ इंस्टेंट के लिए ऊपर की तरफ जाएगी। अब कितने के लिए जाएगी वो सारी चीजें देख लेंगे। तो इस टाइम ड्रॉप किया गया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तब 0 होती है जब जिस चीज से ड्रॉप की गई है वो भी रेस्ट पर। अब यहां पे ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो यहाँ पे बॉल को भी ऊपर की तरफ, वेलोसिटी ऑफ बॉल भी ऊपर की तरफ कितनी होगी? 20 होगी। इस चीज से ड्रॉप किया है तो वेलोसिटी ऑफ बॉल भी 20 होगी। और हमसे पूछा गया था आफ्टर 4 सेकंड, तो हम देखते हैं कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होता है इस केस में 2u/g। ऊपर जाके वापस उसी पॉइंट पे आने का टाइम होता है 2u/g। 2 into u कितना? 20 डिवाइड बाय 10, यानी कितना आ रहा है? 4 सेकंड ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉल यहाँ पे घूम के इस तरह वापस 4 सेकंड में इसी पोजीशन पे आ जाएगी, जिसकी वेलोसिटी अब की बार डाउनवर्ड हो जाएगी। बॉल, बैलून तो ऊपर की तरफ जा रहा है, अब बैलून से हमें कोई लेना देना नहीं, बॉल को छोड़ दिया। अब हम ओनली बॉल की कहानी देख रहे हैं, बॉल क्या कर रही है। बैलून तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो बॉल को छोड़ दिया, तो बॉल हमें पता है 4 सेकंड के बाद उसी पोजीशन पे पहुंच जाएगी। ये अपन ने निकाल लिया। और ये डिस्टेंस कितना है? 15 मीटर है। अब तो हमारा काम हो गया कि हमारे पास u है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है। आपको एक चीज पता होगी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू -m² इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर होती है। ये वाला फॉर्मूला होता है स्फेरिकल मिरर में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज में रिलेशन। होता है कि नहीं होता? ये तो ये हुआ, लेकिन हमें क्या निकालना है? v तो निकाले, इसकी पोजीशन 1 का आ रही है वो तो निकाले। तो उसके लिए क्या लगाएंगे? 1/v प्लस 1/u
इक्वल टू 1/f। तो बताइए ये सेपरेशन कितना 15 मीटर, f कितना 10, और हमें ये भी पता है कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। तो 1/v, ये कितना रखेंगे, रेज इधर से इधर आएंगी तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव और इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, तो -1/15 इक्वल टू -1/10, ठीक। शायद ये सेपरेशन 15 मीटर ही था जहां तक मुझे याद है। सोल्व कर लेते हैं। 1/v इक्वल टू 1/15 -1/10, एलसीएम लिया तो ये 150 हुआ, तो 10 - 15 यानी -5/150, ये बन गया -1/30। तो v हमारा निकल के आ गया -30 मीटर, क्योंकि 1/v था तो v हमारा आ गया -30 मीटर, यानी इधर की तरफ ही इमेज बनेगी। क्लियर बात है। v बराबर क्या आ गया -30। मैग्निफिकेशन किस तरह निकालते हैं, मैग्निफिकेशन होता है हमारा v/u, या आप अपन f/f-u से भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैग्निफिकेशन हमारा v/u माइनस के साथ, तो v कितना है -30, u कितना है हमारा -15, तो कितना आ गया -2। मैग्निफिकेशन हमारा निकल के आ गया -2। अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन -2 आ गया है तो ये वाला फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने का, क्योंकि मिरर तो यहाँ पे रेस्ट पर है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज मिरर रेस्ट पे है तो -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट कर देंगे। 99% केसेस में मिरर रेस्ट पर ये होता है, अगर मूव कर रहा होगा तो वेलोसिटी ऑफ मिरर भी डाल देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू -2 इंटू -2 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हमारे पास आ गया, चलिए मैंने -2 का स्क्वायर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस का 80 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हमारे पास आ गया -80 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है अगर इमेज हमारी यहाँ पर है तो ये इधर की तरफ, ये ऑब्जेक्ट अगर इधर की तरफ आ रहा है इमेज हमारी इधर की तरफ भागेगी 80 मीटर पर सेकंड से। माइनस यही शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन के अपोजिट में इमेज की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमसे ये चीज पूछी गई थी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, नोट डाउन करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेन के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, डायमीटर ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इज 6 सेंटीमीटर। डायमीटर का मतलब अपर्चर दे रखा है, अपर्चर का मतलब जानते हैं 6 सेंटीमीटर, एंड थिकनेस ऑफ द सेंटर इज 3 mm, थिकनेस भी दे रखी है। अब की बात करते हैं इस क्वेश्चन को। इफ स्पीड ऑफ लाइट इन द मटेरियल ऑफ लेंस इज दिस, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज, फोकल लेंथ हमसे पूछी गई है और ये इतनी कहानी हमें दे रखी है, और ये स्पीड दे रखी है लेंस के मटेरियल में। समझ ये चीजें, तो हम मिलके करते हैं। तो सबसे पहले मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेता हूं लेंस का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n = c/v। अगर आपको स्पीड दे रखी है तो वैक्यूम के अंदर स्पीड अपॉन मीडियम के अंदर स्पीड इक्वल टू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वैक्यूम के अंदर स्पीड है 3 × 10⁸ अपॉन मीडियम के अंदर स्पीड है 2 × 10⁸, तो दिस इज कमिंग आउट 3/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास आ गया 3/2। क्लियर बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 3/2। ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेंस का। उसके बाद फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू n लेंस माइनस 1, सराउंडिंग भी होता है लेकिन सराउंडिंग नहीं दिया गया तो अपन एयर मान के सोल्व करेंगे, 1/r1 माइनस 1/r, ये फोकल लेंथ ऑफ द लेंस का फार्मूला होता है। 1/f इक्वल टू n लेंस कितना 3/2 माइनस 1/r1, एक तो प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस का जो रेडियस होता है वो इनफाइनाइट होता है, यानी इस तरह का है, इस तरह का, इधर वाला इधर ऑब्जेक्ट होती है, ये वाली सरफेस तो क्या है, प्लेन है, तो प्लेन का रेडियस इनफाइनाइट होता है 1/∞, माइनस क्योंकि ऑब्जेक्ट की रेज इधर जा रही है और ये रे इसकी रेडियस इधर की तरफ फैली हुई है, तो माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाय 1 बन गया, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू आ गया 1/2, तो f इक्वल टू आ गया 2, यानी हम रेडियस निकाल के उसका डबल कर देंगे तो हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी। ये सारी चीजें हमें पता है। अब अपन इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से सोल्व करते हैं। देखो मिटा देता हूं, मेरे पास जगह कम है और अच्छी तरह सोल्व करके बताता हूं मैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, जेईई मैंने पूछा था, अभी तक कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को।
देखो क्या दे रखा है, ये हमारे पास प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब तुम देखो ये है इसका एपरेचर, ये इसका क्या एपरेचर, और ये बहुत छोटा सा होता है, बड़ा बनाया मैंने, ऐसा होता है ना कोई लेंस तो इतना बहुत छोटा सा, तो ये हमारा एपरेचर है, ये वाली जो लेंथ है ये हमारा एपरेचर है, ठीक है। ये हमें दे रखा है एपरेचर को डायमीटर कहते हैं, ये हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। मान लेते हैं इसका सेंटर यहां कहीं है, पूरा जो ये लेंस था इसका सेंटर यहां कहीं है, तो तुम देखो ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर, जो लेंस की रेडियस है, और ये वाली डिस्टेंस भी किसके बराबर होगी, ये भी रेडियस के बराबर होगी, ये पूरी डिस्टेंस भी रेडियस के बराबर, और ये डिस्टेंस हमें दे रखा है 3 मिलीमीटर, ये है थिकनेस ऑफ द लेंस, ये है 3 मिलीमीटर, ठीक है। और ये वाला सेपरेशन जो है ये वाला, ये है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा डायमीटर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो ये सेपरेशन हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, क्लियर बात है। ये सारी चीजें मैंने लिख दी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दिया, और फोकल लेंथ हमारी 2r के बराबर होनी चाहिए, यानी हमारा जो आंसर r निकल के आएगा उसका डबल कर देंगे तो हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी, क्लियर बात है। तो इसको ये सोल्व कर लेते हैं। देखो अब ये थीटा जो है, पहली बात तो थीटा इज वेरी स्मॉल, इस चीज का ध्यान रखें, थीटा इज वेरी स्मॉल, क्योंकि अपन लेंस की बात कर रहे हैं और लेंस के अंदर सारी चीजें छोटी छोटी होती है, तो लेंस भी एंगल भी वेरी स्मॉल होगा, पहली बात। तो बताइए ये वाला सेपरेशन कितना है, ये सेंटर है, ये पूरा डिस्टेंस r के बराबर है, तो ये वाला सेपरेशन कितना होगा, ये वाला सेपरेशन, तो ये r, तो ये r cos थीटा, ये हो गया r cos थीटा, ठीक है। हमें दे रखा है ये 3 मिलीमीटर, और 3 मिलीमीटर होता है 0.3 सेंटीमीटर के बराबर, तो ये वाला सेपरेशन निकालें, तो ये डिस्टेंस रेडियस r और ये r cos थीटा, तो ये बन गया r माइनस r cos थीटा, जो कि बराबर है 0.3 सेंटीमीटर। 3 मिलीमीटर को 0.3 सेंटीमीटर लिख सकता हूं मैं, और ये वाला पूरा r था, इसमें से r cos थीटा घटा दिया तो r माइनस r cos थीटा, r अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 1 माइनस cos थीटा, दिस इक्वल टू 0.3 सेंटीमीटर, r इनटू 1 माइनस cos थीटा को लिखा जा सकता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल टू 0.3 सेंटीमीटर, समझ आई चीज, क्लियर बात है। ठीक है, अब तुम देखो यहां पे sin थीटा लिखिए, sin थीटा इस ट्राइंगल के अंदर CAB, इन ट्राइंगल ABC कह दो या CAB कह दो, sin थीटा बराबर दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस 3/r, ये चीज समझ आई, 3/r, सॉरी, और मैंने पहले कह दिया था थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल है तो sin थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, और थीटा बराबर 3/r, ठीक है। थीटा अगर 3/r है, क्यों लिखा मैंने sin थीटा थीटा, क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, 2r इनटू sin स्क्वायर थीटा बाय 2 को, स्मॉल एंगल है थीटा, इसको लिख सकते हैं थीटा स्क्वायर बाय 4, क्योंकि स्क्वायर है, अगर स्क्वायर नहीं होता तो थीटा बाय 2 लिखते, स्क्वायर कर देंगे तो थीटा स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, 0.3 सेंटीमीटर, इस 2 से ये 2 कटा, r थीटा स्क्वायर इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर, 2 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू उठा के यहां से रखो, तो r इनटू 9/r स्क्वायर इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर, 9/r स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 3/r, तो 9/r स्क्वायर, एक r से एक r कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से 9/r इज इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर, देन r इज कमिंग आउट 9/0.6, ये डायमीटर का 90 है, ये आ गया 15 सेंटीमीटर, यानी इसका ये जो रेडियस है ये 15 सेंटीमीटर के बराबर, क्लियर बात है। और हमसे पूछा गया था फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ हमने निकाला था 2r के बराबर, जो कि आ गया 30 सेंटीमीटर के बराबर। ये क्वेश्चन था जो जेईई मेन में पूछा गया था, आप इसको इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं, एक दो तरीके और होते हैं जो कि काफी लेंथी मेथड होते हैं, आसानी से समझ नहीं आते, ये इजीएस्ट मेथड होता है, क्लियर बात है। अच्छी तरह देखें, बढ़िया क्वेश्चन है, ये ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि जेईई एडवांस 2010 में पूछा गया था, ऑप्टिक्स का ये लार्ज ग्लास स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास स्लैब का, ऑफ थिकनेस 8 सेंटीमीटर ओवर ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ऑन ए प्लेन सरफेस, इट इज सीन दैट light emerges out of the top surface
of the slab from a circular area of radius r, then find his radius r. आपको radius r बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो मैं आपको समझाता हूं। जैसे क्या दे रखा है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 और थिकनेस 8 सेंटीमीटर। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, नीट के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मेंस के अंदर भी पूछा जा चुका है और एडवांस में भी पूछा जा चुका है। अभी ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये एडवांस का है, जे एडवांस 2010। इसने कहा एक ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस 8 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी ये वाला डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर के बराबर। इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा गया है या सोर्स रखा गया है, कुछ भी कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट कह रहा हूं, ठीक है। ये वाला ऑब्जेक्ट ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस या नॉर्मल मान लो। इस तरह रेज आती है और इस तरह अलोंग दी एक्सिस निकल जाती है, इधर भी जाती है और अलोंग दी एक्सिस निकल जाती है, ठीक है। तो इन सब को जोड़ के, इस और इस पॉइंट को जोड़ के एक सर्कल बनाया जाता है। तो ये वाली डिस्टेंस होगी, ये रेडियस होगी, हमें रेडियस ही फाइंड आउट करनी है। समझ रहे, रेडियस फाइंड आउट करनी है। इन दो बाउंड्री पॉइंट को जोड़ के क्या बनाया जाता है, सर्कल बनाया जाता है। ये रेडियस फाइंड आउट करनी है। इस पॉइंट से आगे क्या होगा, इस पॉइंट से जस्ट आगे TIR होना शुरू हो जाएगा। अगर एंगल को थोड़ा और बढ़ाया तो TIR शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये लिमिटिंग केस है जिसमें I इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो रहा है। तो ये हमारा क्रिटिकल एंगल, तो ये भी क्रिटिकल एंगल। समझ रहे, ये हमारी थिकनेस 8 सेंटीमीटर के बराबर है, इसका ढूंढ दे रखा है 5/3 और इधर AR है। पहले तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं, ये 90 डिग्री स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, 1 × sin 90 जो कि इस मीडियम के लिए इक्वल टू 5/3 × sin c जो कि इस मीडियम के लिए, ठीक है। यहां से देखो 1 × sin 90 1 हो गया इक्वल टू 5/3 sin c। sin c बराबर आ गया 3/5 और c बराबर आ गया 37 डिग्री। c कितना आ गया, 37 डिग्री। हमारे पास c यानी क्रिटिकल एंगल 37 डिग्री, 37 डिग्री। अगर क्रिटिकल एंगल निकल के आ गया, अब इस ट्रायंगल को देखो OAB, इस ट्रायंगल को देखिए, इन ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB में देखिए tan C इक्वल टू, tan C क्या होगा, R अपॉन दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस, R अपॉन H, H दे रखा है 8 सेंटीमीटर के, और C हमारा 37 है, तो tan 37 इज इक्वल टू R/8 और 37 tan 37 इज 3/4, तो 3/4 इक्वल टू R/8। दिस इज कैंसिल आउट एंड R इज कमिंग आउट 6 सेंटीमीटर। R हमारा निकल के आया 6 सेंटीमीटर और हमसे यही पूछा गया था, यही जे एडवांस 2010 का क्वेश्चन था। अब हमसे एक चीज और पूछी जाती है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, जो कि काफी बार पूछी जाती है। हमसे पूछा जाता है सर्कल का एरिया। तो एरिया तो हम जानते ही हैं, एरिया इक्वल टू क्या होता है सर्कल का, πr²। R हम निकाल चुके हैं, उठा के पुट करिए, एरिया आ जाएगा। समझ आई चीजें। हमसे ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पे कोई फिश है, यहाँ पे क्या एक फिश है, ऑब्जेक्ट अगर हमारा फिश है तो फिश को इस पॉइंट से ये पॉइंट और ये पॉइंट देखने के लिए अपनी आइस को कितना रोटेट करना पड़ेगा, आइस को कितना रोटेट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे मान लो पहले आइस थी, अब यहाँ पे लाना है, अगर इस पॉइंट से ये पॉइंट देखना है तो आइस को यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा। तो एंगल हो जाएगा θ इक्वल टू 2c बराबर, और c हमारा 37 है तो थीटा आ जाएगा 74 डिग्री। तो ध्यान रखें, ये क्वेश्चन भी बहुत बार नीट के अंदर पूछा गया कि फिश को अपनी आइस को कितना रोटेट करना पड़ेगा ताकि ये बाउंड्री लिमिट्स देख पाए। अगर इस पॉइंट को पहले देख पा रही है, इस पॉइंट को देखना है तो कितना आंखों को कितना रोटेट करना पड़ेगा, तो CA और CE तो 2C। समझ आए छे। तो हमारा जे एडवांस का क्वेश्चन था और इस तरह के क्वेश्चन मेंस नीट सब में पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छा है याद होना चाहिए। ये जो सर्कल बनता है, इस सर्कल को कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। समझ आई छे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। क्लियर बात, नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ए बीम ऑफ पैरेलल रेज, ये पैरेलल रेज आ रही है और विड्थ b, यानी ये वाला सेपरेशन जो दे रखा है ये वाला b, ठीक है। प्रोपेगेट इन ग्लास, ग्लास के अंदर, ग्लास
एट एन एंगल थीटा टू इट्स प्लेन, प्लेन के अंदर एंगल, प्लेन के साथ एंगल थीटा है बीम का। द बीम विड्थ आफ्टर इट गोज ओवर टू एयर, इस ग्लास से जब एयर में जाती है तो ये कुछ रिफ्रैक्ट हो जाएगी, तो आपको बताना है कि उस बीम की विड्थ कितनी होगी। ठीक है, अगर ये जब ये बीम ग्लास में आ रहा था तो उसकी विड्थ b थी, जब ये बीम एयर के अंदर चला जाएगा रिफ्रैक्शन होने के बाद तो उस बीम की विड्थ कितनी होगी हमें ये बताना है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज म्यू है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, पूरी ज्योमेट्री का यूज, कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको और कुछ नहीं है। इस डायग्राम को दोबारा बना लेता हूं मैं यहां पे। दिस एंगल इज थीटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और म्यू इक्वल टू 1। तो हमें पता है ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। तो म्यू से 1 में जा रही है, डेंसर से रेयर में, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगी। इस तरह हो जाएगी। तो ये हमें बीम की विड्थ बतानी है। ये विड्थ मैं मान लेता हूं d, विड्थ कितनी है d, ये हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर बात है? तो देखो अच्छी तरह समझे इसको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब तुम देखो ये एंगल अगर मैं इंसिडेंट एंगल आई मान लूं तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्शन एंगल। तो स्नेल्स लॉ लगाता हूं। स्नेल्स लॉ लगा, क्या लिखूंगा, म्यू इनटू साइन आई इज इक्वल टू 1 इनटू साइन आर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का एंगल अपॉन या इक्वल इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का एंगल। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आया। ठीक है, अब तुम देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये आई बराबर किसके होगा, आई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अगर मैं आई इक्वल टू 90 माइनस थीटा कर दूं तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/μ इनटू साइन आर, और साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो cos थीटा हमारे पास निकल के आया sin r बाई म्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब तुम देखो ये वाला सेपरेशन हमें कितना दे रखा था, b दे रखा था, यानी ये विड्थ b दे रखी थी, ये वाली, और ये विड्थ हमसे d पूछी गई। ये d मैंने माना है, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, क्योंकि पैरेलल रेज है, पैरेलल बीम है। तो बीम जब पैरेलल है तो हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल है उतना ही हॉरिजॉन्टल के साथ इसका होगा। ये एंगल अगर आ रहा है तो यहां से मैं अगर परपेंडिकुलर डालूं तो ये वाला सेपरेशन d है, तो ये वाला सेपरेशन भी d है, और ये वाला सेपरेशन मैं x मान रहा हूं। ठीक है, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये r, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस r, क्योंकि पूरा 90 ये r, ये 90 माइनस r, ये 90, तो ये एंगल हो जाएगा r। ठीक, इतनी ज्योमेट्री आपको समझ आ रही होगी। अब तुम देखो, और यहां से भी एक मैं परपेंडिकुलर डाल दूं अगर इस पे, तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा, और ये वाला सेपरेशन b के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जितना सेपरेशन है उतना सेपरेशन ये। ठीक, समझ एक चीज बताइए इसमें, अगर मैं देखूं इस ट्राइंगल में ए बी सी डी, ये मैंने नाम दे दिए, मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी ट्राइंगल के अंदर देखिए साइन 90 माइनस आर, साइन 90 माइनस आर इज इक्वल टू साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये थीटा माना मैंने, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो ये आएगा d बाई x, d बाई x। तो sin 90 माइनस r इज cos r इक्वल टू d बाई x, तो x की वैल्यू आ गई d cos r को लिख दिया मैंने 1 बाई cos r हो गया sec r, तो x इक्वल टू d sec r। क्लियर बात है? इसी तरह इसमें लगा दें इन ट्राइंगल ACD, ACD के अंदर देखिए ये थीटा मान, तो sin थीटा इज इक्वल टू, sin थीटा कितना है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा हाइपोटेनस। क्यों? क्योंकि एंगल 90 डिग्री है।
समझ आए इसे? तो साइन थीटा इक्वल टू आ गया b बाई एक्स, साइन थीटा आ गया b बाई एक्स। क्लियर बात है? साइन थीटा आ गया ना, दिस अपॉन दिस, एक्स की वैल्यू यहां से आ गई b अपॉन साइन थीटा, ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू, दोनों बराबर होनी चाहिए। तो ये लिख दिया मैंने b बाई साइन थीटा इज इक्वल टू d सेक r। हमारे पास एक रिलेशन ये बन गया, b अपॉन साइन थीटा d सेक r। हमें वैल्यू चाहिए d की, किसकी वैल्यू चाहिए? d की वैल्यू चाहिए। इसको मिटा दे रहा हूं मैं, जो अपने काम की चीज है वो मैं रख लूंगा, ये हमारे काम की चीज है, कहीं ना कहीं काम आएगी। तो d बराबर बना हमारे पास, क्योंकि हमें d की वैल्यू निकालनी थी, d हमारे पास बना b अपॉन साइन थीटा, और ये नीचे आएगा sec r, ऊपर जाके बन जाएगा cos r, इसको लिख दिया मैंने cos r। तो d इज इक्वल b अपॉन साइन थीटा, b हमें गिवन था, थीटा भी गिवन था, r हमें गिवन नहीं था, r हमारे लिए अननोन था। तो cos थीटा हमारे पास ये रहा, sin r ये रहा। तो r की वैल्यू उठा के मैं पुट कर देता हूं, तो r की वैल्यू म्यू की फॉर्म में और थीटा की फॉर्म में निकालता हूं मैं। तो देखो यहां से sin r है हमारे पास म्यू cos थीटा, यहां से अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो sin स्क्वायर r आ जाएगा म्यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर r हमारे पास होता है 1 माइनस sin स्क्वायर r, cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, दिस इज कमिंग आउट 1 माइनस म्यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि sin स्क्वायर r की वैल्यू उठा के रख दी, ये उठा के यहां पे रख दो। d बराबर b अपॉन sin थीटा, cos r की वैल्यू ये रही, जो कि आ जाएगी 1 माइनस म्यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की पावर हाफ, क्योंकि cos r चाहिए cos स्क्वायर r नहीं। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है, ये हमारे पास क्या है? फाइनल आंसर है। यानी ये जो रिफ्रैक्शन होने के बाद ये जो बनेगा बीम, इसका डायमीटर ये होगा थीटा और म्यू की फॉर्म। क्लियर बात है? तो ध्यान रखें इस चीज का, थीटा और म्यू की फॉर्म में ये हमारे पास क्या निकल के आएगा? ठीक है, ये हमारे पास इस बीम का डायमीटर निकल के आएगा। क्लियर हुई बात? नोट डाउन करें अच्छी तरह, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। हेलो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं अपन, रे ऑप्टिक्स का फाइनल क्वेश्चन आज का, जेईई में 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? लेट दी xy प्लेन बी द बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो मीडियम दिए गए हैं, एक मीडियम 1 है जो कि पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। दूसरा मीडियम 2 है जो कि नेगेटिव z एक्सिस की तरफ है, इसका मतलब नेगेटिव z एक्सिस हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ √3। ठीक है, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, दूसरे का √3। ए रे ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मीडियम 1 में एक लाइट आती है जो कि इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे का वेक्टर फॉर्म ये दे रखा है। तो आपको बताना है रिफ्रैक्शन एंगल बताना है। इंसिडेंट रे का वेक्टर फॉर्म ये है, तो आपको रिफ्रैक्शन एंगल बताना है। क्लियर बात है? समझ आ गया होगा क्वेश्चन? डायग्राम बनाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। पहले मीडियम में √2 और दूसरे में √3। ठीक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सोचने वाला क्वेश्चन। देखो ये मान लेते हैं मीडियम बाउंड्री हमारी, ठीक, इधर हमारा z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इधर हमारा z लेस देन 0। ये पॉजिटिव z एक्सिस, ये नेगेटिव z एक्सिस। ठीक, ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा क्या है? नॉर्मल। तो नॉर्मल किधर की तरफ होगा? k कैप की तरफ, और ये किधर की तरफ होगा? -k। ये समझ आया? क्योंकि z एक्सिस है इधर, तो नॉर्मल z एक्सिस की तरफ है, तो ये पॉजिटिव k कैप और ये नेगेटिव k कैप। ठीक, मतलब नॉर्मल की डायरेक्शन k कैप में। इधर से एक इंसिडेंट रे आती है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, तो लेट से दिस एंगल इज i, और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये √2 था इसका मीडियम, ये √3 था, तो इस तरह चली जाएगी क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। ठीक बात? इंसिडेंट एंगल का, यानी इसको इंसिडेंट एंगल को इन्होंने ए वेक्टर कहा है, ये नॉर्मल वेक्टर है। ए वेक्टर में दिया गया है 6√3i कैप प्लस 8j कैप माइनस 10k कैप, शायद यही दे रखा है। एक बार फिर से देख लेता हूं मैं। प्लस 8√3 दे रखा है, 8√3j कैप माइनस 10k।
ये इंसिडेंट रे का वेक्टर फॉर्म और हमें ये आर एंगल बताना है। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे मैं स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो आप क्या लगा सकते हैं? स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? √2 इंटू साइन आई इज इक्वल टू √3 इंटू साइन आई। √2 इंटू साइन आई इक्वल टू √3 इंटू साइन आई। अगर हमें साइन आई मिल गया तो आर निकल जाएगा। अब एक ही अननोन है आई मिल जाए कैसे करके? तो देखो, ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास नॉर्मल वेक्टर जिसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है और माइनस नॉर्मल की इधर की तरफ है। ठीक, और ये एंगल हमारा इंसिडेंट एंगल। समझ आई चीजें? इसका वेक्टर फॉर्म हमें पता है, इंसिडेंट एंगल का वेक्टर फॉर्म पता है, नॉर्मल का वेक्टर पता है हमें क्योंकि नॉर्मल z एक्सिस की तरफ है तो उसका वेक्टर k कैप की डायरेक्शन में हो। ठीक, अब हमें अगर दो वेक्टर दिए गए हो तो उनके बीच के एंगल कैसे निकालते हैं? इफ टू वेक्टर आर a एंड b तो a डॉट b इक्वल टू होता है ab cos थीटा। a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा, ये पढ़ा होगा आपने। समझ आई चीजें? वेक्टर के अंदर जब दो वेक्टर दिए गए हो उनके बीच का एंगल किस तरह निकालते हैं? तो a वेक्टर हमारा ये रहा जो कि है 6√3 i कैप प्लस a√3 j कैप माइनस 10 k कैप। ये हमारा ए वेक्टर इंसिडेंट रे का वेक्टर डॉट नॉर्मल वेक्टर हमारा k कैप इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं a का, तो a का मैग्नीट्यूड बताइए कितना आएगा? मैग्नीट्यूड निकालते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं पहले, फिर इसका स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर। माइनस अंदर जाता है, बाहर नहीं रहता। ठीक है, तो हो गया 6 से 36 दिया 108, ये हो गया 100 और ये हो गया 64 दिया 192। तो ये शायद आ गया होगा √400, ये आ गया 20। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 20, तो ये आ गया 20 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड, ये बी वेक्टर किसको लिखा था? नॉर्मल वेक्टर को, और नॉर्मल वेक्टर k कैप है ओनली, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 इनटू cos थीटा। ये थीटा क्या होता है? थीटा इज एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर। और याद रखें वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा हेड टू हेड या टेल टू टेल होता है। इस वेक्टर का हेड तो इधर है और इस वेक्टर का हेड इधर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको आगे बढ़ाया जाए, इस वेक्टर को अगर आगे बढ़ाया जाए तो इसका हेड इधर हो जाएगा और इसका टेल, ये हमारे पास एंगल निकल के आएगा थीटा। ये हमारे पास क्या एंगल निकल के आएगा? थीटा, जो थीटा निकाल रहा है जो भी आए। तो देखो k के डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है k को k के साथ करते हैं, i को i के साथ, j को j के साथ। तो k को k के साथ ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, तो हो जाएगा -10 इक्वल टू 20 cos थीटा। एक 0 से 0 गया, cos थीटा इक्वल टू -1/2, तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। तो थीटा हमारे पास 120 डिग्री, ये एंगल आ गया 120 डिग्री। ये पूरा एंगल है 180 क्योंकि ये तो एक ही रे है, ये 180 ये 120, ये एंगल निकल के आया हमारे पास 60 डिग्री। तो आई की वैल्यू हमारे पास आ गई 60 डिग्री। आई की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। अगर आई निकल के आ गया फिर तो हो गई अपनी कहानी। अपने को आई चाहिए था, तो आई को पुट करिए इसमें, √2 इंटू साइन 60 इक्वल टू √3 इंटू साइन आर। √2 इंटू 3/2 इक्वल टू √3 इंटू साइन आर। √3 से √3 कैंसिल आउट, ये बना इज इक्वल टू साइन आर। आर इज कमिंग आउट 45 डिग्री। तो रिफ्रैक्शन एंगल हमारे पास निकल के आ जाएगा 45, और कम ही आना चाहिए था क्योंकि ये डेंसर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल के पास आ जाएगी नहीं, इसलिए एंगल आई से आर छोटा होना चाहिए। क्लियर बात है? तो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, नोट डाउन करें, अच्छी तरह समझें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के साथ। ये क्वेश्चंस एडवांस, मेंस और नीट तीनों में काम आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने एडवांस में पूछे गए लिए, कुछ मेंस में, और नीट में पूरे आने के चांस रहते हैं। कोई टफ क्वेश्चन नहीं था इनमें से। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।